पूछिए अपना मेरा सवाल। सवाल इलियास जी से है। मैंने पहले ही टाइप कर दिया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा रिपीट करते हुए, इलियास जी ने एक बात बताई अपने लेक्चर में कि गांधी एक मतलब एक सरलीकृत हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे, जो कि मिश्र रूप में होगी और वो एक जनभाषा के रूप में अपनाई जाएगी, जहां नागरिक प्रचारणी सभा एक तरह की संस्कृत मतलब जिसमें संस्कृताइज्ड हिंदी है उसको बढ़ावा दे रहे थे। क्या ये दोनों के मतलब दोनों के बीच एक उद्देश्य को लेके मतभेद था, मतलब राष्ट्रभाषा के उद्देश्य को लेके, कि जहां गांधी की दिलचस्पी इसको एक जनभाषा के रूप में अपनाए जाने पे थी, जबकि एक संस्था मतलब नागरिक प्रचारणी संस्था की दिलचस्पी इसको एक आधिकारिक स्वीकृति और आधिकारिक इस्तेमाल कि उसको ऑफिशियली इस्तेमाल किया जाए, इस चीज पे ज्यादा जोर दे रहे थे। तो क्या उन दोनों के उद्देश्यों में एक फर्क था? मतलब राष्ट्रभाषा की अवधारणा तो थी, लेकिन वो इस्तेमाल कैसे होगी? कि जहां गांधी उसको चाहते हैं कि एक जनभाषा के रूप में अपनाई जाए, वो मिश्रित रूप हो, हिंदी आपके फारसी, उर्दू, तमाम गांव की भाषा जो आपने बताई, ममता प्लीज और नागरिक डालो प्रचारणी की उधर से, सभा का उद्देश्य शायद ये था कि वो औपनिवेशिक सरकार से उसकी एक अंदर ही मान्यता रखना है चाहते इसको। थे। पहला तो एक सवाल, क्या मैं दूसरा सवाल भी पूछ ही लूं, क्योंकि मैंने दूसरा बाद में टाइप किया है, कि क्या मतलब 20वीं सदी की शुरुआत से 20वीं सदी के मध्य तक, मतलब प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, खासकर कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, जबकि तमाम राजभाषाओं को अपनाया जा रहा था, और जैसे आपने बताया कि भारत एक तरह से अनूठा था इसमें कि मतलब यहाँ पे दो या एक या दो की जगह कई राजभाषाओं को अपनाया जा रहा था और कोई राष्ट्रभाषा नहीं अपनाई जा रही थी। तो क्या इस संदर्भ में जो आपने जिस बात से शुरू की थी कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है यूरोप में भाषा केंद्रित अवधारणा है, तो क्या कहीं राष्ट्रवादी नेता इस बात को अपना चुके थे, या और क्या वो स्पष्ट रूप से इस बात को व्यक्त कर रहे थे कि भारत का जो राष्ट्रवाद होगा वो भाषा केंद्रित नहीं होगा? तो क्या एक तरह से ये मतलब एक ये स्वीकृति थी कि राजभाषाओं को अपनाना और कोई राष्ट्रभाषा को ना अपनाना, क्या वो स्पष्ट रूप से कहीं बता रहे थे नेहरू या और कोई जो राष्ट्रवादी नेता है कि जो भारत का जो राष्ट्रवाद है ये यूरोपीय राष्ट्रवाद से अलग है, ये भाषा पे केंद्रित नहीं है? तो ये है से दो सवाल। सबसे पहले तो मैं सलील सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर से एक बार मुझे बहुत इनरिच किया अपनी नई रीडिंग्स के माध्यम से। हालांकि कुछ पोजीशंस उनकी पुरानी ही हैं जिस पे मेरा और उनका अलग अलग राय है, उस पर अक्सर बात होती रहेगी। लेकिन उन्होंने फिर भी कई चीज़ों पे जो उन्होंने रिवीजन जो वो कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो संस्कृत को लेकर के उन्होंने नई बात कही है, जिसको पहले उनके लेक्चर्स में मैंने नहीं सुना है, कि संस्कृताइजेशन होने की एक ये भी दिशा हो सकती है। हालांकि जिन सुनीति कुमार चटर्जी का वो उल्लेख कर रहे हैं, वही सुनीति कुमार चटर्जी 1950s में आकर के हिंदुस्तानी का समर्थन करने लगते हैं और संस्कृताइज्ड हिंदी का विरोध करने लगते हैं, और उनकी राइटिंग्स एकदम बदलने लगती हैं 1950s में, जब बंगाल के लोग हिंदी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो हमें एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, निश्चित ही भाषा के साहित्य को लेकर के अलग अलग दिशाएं हैं, खासतौर से उर्दू का पर्सनाइजेशन को लेकर के, कि वो एक लिटरेरी प्रक्रिया थी, क्या वो एक कॉन्शियस प्रोसेस थी 18वीं सदी और 19वीं सदी में, या क्या वो एक साहित्यिक प्रक्रिया थी। जैसा बंगाली को लेकर के भी उन्होंने बताया कि साधु भाषा से एक आसान भाषा बनाने की प्रक्रिया, दरअसल हिंदी में तो प्रक्रिया उल्टी हुई। जब हिंदी बनना शुरू हुई तो लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी में हमको आसान हिंदी से कठिन हिंदी बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो हिंदी में प्रक्रिया जनभाषा के प्रति तरफ जाने की नहीं, बल्कि उससे दूर जाने की हो रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कोई पढ़े तो आज भी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनकी कविताओं को आज भी लोग सुना सकते हैं, अंधेर नगरी के या दूसरे को लेकर के। लेकिन किसी को राम की शक्ति पूजा की 4 लाइनें भी याद होंगी, मुझे डाउट है शायद। तो किस तरह से भाषा हिंदी की दिशा, जो मैं कह रहा हूँ, जो सर ने भी बात कही कि उसकी जेनेटिक्स में ही छुपा हुआ होता है, तो दरअसल हिंदी की जेनेटिक्स में ही ये बात
छिप गई, जिसमें एक उर्दू विरोध की बात जो कॉमन दिखाई पड़ेगी, जिसमें एक संस्कृत की तरफ झुकाव की बात एक कॉमन दिखाई पड़ेगी, और जिसमें एक एक्सक्लूजन करने की बात कॉमन दिखाई पड़ेगी, तो वो आज तक देसी भाषाओं के करीब नहीं जा सकी है। उसने तेलुगु से शब्द नहीं लिए, उसने तमिल से शब्द नहीं लिए, वो इन सब को लेकर के अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्शन हिंदी के अंदर है। हालांकि बहुत कोशिशें हो रही, नो डाउट बहुत सारे लोग प्रोग्रेसिव कोशिशें कर रहे हैं, ट्रांसलेशंस भी हुए हैं और उसमें, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया बहुत हिंडर्ड है। और अभी भी हिंदी का डेमोक्रेटाइजेशन जिसको करने की शायद ज़रूरत है, जो शायद सलील सर भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में अल्टीमेटली वो अभिव्यक्तियां नहीं हो सकती जो हिंदी में या देश की दूसरी भाषाओं में की जा सकती हैं। तो हिंदी को निश्चित रूप से डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन ये डेमोक्रेटाइजेशन क्या सेल्फ क्रिटिसिज्म से होगा या बिना सेल्फ क्रिटिसिज्म किए होगा, इस सवाल पर मैं विचार करता रहा हूँ। मेरा मानना है कि जैसा आलोक राय भी सुझा रहे हैं कि हिंदी में का डेमोक्रेटाइजेशन और हिंदी इंक्लूसिव भाषा केवल तभी बन पाएगी जब हम उसका सेल्फ क्रिटिसिज्म करेंगे। इस बात के साथ मेरी टिप्पणी सलील सर के कमेंट पर, हालांकि शायद वो जो है ज़रूरी नहीं था, लेकिन अपनी बात को अलग रखने के लिए यहाँ पर ख़ास तौर से मेरा अध्ययन तो राष्ट्रभाषा को ही लेकर के है, तो भाषाओं की ट्रेजेक्टरीज किस तरह से चढ़नी उस पर बात नहीं होगी यहाँ पर। जो दीपांकर ने दो सवाल उठाए हैं, एक तो ये कि क्या ये दोनों जो मैं कह रहा हूँ कि हिंदी के समर्थक लोग थे, चाहे वो नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी की जो या भारतेंदु हरिश्चंद्र का ग्रुप जो कर रहा था, या हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसके बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात है कि गांधी का जो विचार था हिंदुस्तानी को लेकर के, या हिंदी शब्द का अगर उन्होंने प्रयोग किया तब भी जो उनका विचार था वो अपने आप में उससे हिंदी वालों के विचार से अलग है, और दोनों की जो कोशिश है वो भी अलग है। हिंदी वाले इसको राजकीय मान्यता दिलाना चाहते हैं, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उसको जन मान्यता नहीं दिलाना चाहते हैं। ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। आपको मिलेगा कि वो सरकारों से, चाहे वो औपनिवेशिक सरकार हो या संविधान सभा हो या उसके बाद नेहरू पर एलिगेशंस लगाने की बात हो, इन तीनों ही दौर में वो दरअसल सारी प्रक्रिया, सारा जोर इस पर है कि इसको किस तरह से ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिले, और उन्होंने इसको जन भाषा के करीब ले जाने, जिससे जो है ये राष्ट्रभाषा के करीब पहुंचती और इसकी मान्यता ज्यादा होती, वो उस प्रक्रिया को उन्होंने छोड़ दिया। निश्चित रूप से एक दूसरी पैरेलल प्रक्रिया आज़ादी के बाद चल रही है, जो बॉलीवुड के माध्यम से और ख़ासतौर से साहित्य में भी चल रही है। उर्दू वाले हिंदी के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी वाले उर्दू के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे हमें राही मासूम रज़ा में मिले या दूसरे लोगों में भी मिल जाएगा। ख़ासतौर से जैसे एक लेखक को जिनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती हिंदी साहित्य में, धूमिल, क्योंकि उस समय में मुक्तिबोध की बहुत ज़्यादा चर्चा होती, धूमिल की नहीं होती। उनमें मुझे एक कविता मिली धूमिल में, जिसमें धूमिल कहते हैं कि हिंदी उस राजनीतिक या कुछ इस तरह से उस दरिंदे का काम है जिसने भूख की जगह भाषा को रख दिया है। भाषा की रात नाम की एक कविता लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो भाषा की राजनीति है, दरअसल वो कहना चाह रहे हैं कि भाषा की राजनीति इसलिए की जा रही है ताकि भूख की राजनीति ना की जा सके। दूसरी बात, वो जो आखिरी अपने इस स्टैंजा में, इस कविता में कहते हैं, वो कहते हैं कि वो आह्वान करते हैं एक तरह से, और ये आह्वान कुछ हद तक शायद उस तरह की फीलिंग देता है कि भारत माता का आह्वान, जिसमें वो कहते हैं आ अपने 14 मुखों से बोलता हुआ आ। वो भारत राष्ट्र का आह्वान कर रहे हैं कि 14 भाषाएं उस समय अनुसूची में शामिल थी। तो दरअसल धूमिल में ही ये चीज़ मिलती है, बाकी हिंदी के किसी लेखक में इस तरह की चीज़ मुझे मिली नहीं, जितना मैंने अभी तक साहित्य को पढ़ा है। तो जो बात दीपांकर ने कही कि गांधी जी क्या उसको, निश्चित रूप से गांधी जी भी उसको एक सरकारी भाषा के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन वो इसको जन भाषा के करीब ले जाने की प्रक्रिया में सरकारी भाषा बनाना चाहते हैं, और हिंदी साहित्य सम्मेलन या हिंदी के लोग उस बात को शायद समझ नहीं पा रहे हैं।
जहाँ तक गांधी क्या पुरानी परंपरा को रिट्रीव करना चाहते थे, इस पर मेरा थोड़ा सा एक जो मैंने विचार किया है, शायद और अध्ययन की जरूरत है, कि 18वीं सदी में ये मान लेना कि कोई कोई कॉमन लैंग्वेज थी, ये अपने आप में शायद जो है वो ठीक विचार नहीं है। और इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए जो भाषा पर काम कर रहे हैं। दरअसल बहुत सारी अलग अलग परंपराएं चल रही हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशन चल रहे हैं। तो दरअसल ये प्लूरलिटी है, हिंदी की या हिंदुस्तानी की जो लिगेसी है उसमें प्लूरलिटी है, बहुत फ्लूडिटी है। और ये इसलिए है क्योंकि मॉडर्न आइडियाज आए नहीं हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के आइडियाज आए नहीं हैं, इसलिए ये फ्लूडिटी बहुत बनी हुई है। तो कोई कॉमन लैंग्वेज है नहीं जिससे बाइफर्केशन हो गया। दरअसल बहुत सारे प्रकार हैं जिनसे पहले उर्दू उभर करके सामने आती है एक साहित्यिक भाषा के तौर पर, और बाद में हिंदी उभर करके आती है एक साहित्यिक भाषा के तौर पर। तो जो है जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि कोई कॉमन पेड़ नहीं है जिसकी शाखाओं से ये निकल रहे हैं, बल्कि एक बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं जिसमें से एक पौधा पहले बड़ा हो गया उर्दू का, बाद में एक और पौधा हिंदी का बड़ा हो गया। तो खेत में लगे हुए छोटे 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 बहुत सारे पौधे हैं, कोई एक बड़ा वटवृक्ष नहीं है जिसकी ब्रांचेस से उर्दू और हिंदी निकल रही हैं। दरअसल थोड़ा मेटाफोरिकली शायद ये मेरी सोच रही है, हालांकि मैं मानूंगा कि इस पे मेरे अध्ययन सीमित हैं और अध्ययन करने की जरूरत होगी निश्चित रूप से। जब हिंदी की पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों या उर्दू की पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों की बात होती है, जिसको नामवर सिंह या शमसुर रहमान फारूकी ने लिखा है, तो उसमें हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि क्या ये कोई एक कॉमन है या कॉमन स्टॉक है, या कि बहुत मल्टीपल फॉर्म्स हैं जिससे दो फॉर्म्स उभर करके आ रही हैं। निश्चित रूप से उन दो फॉर्म्स की अपनी अपनी लिटरेरी ट्रेजेक्टरीज हैं और वो उनके अंदर इनबिल्ट है। उर्दू के डिक्लाइन में जितना योगदान उर्दू के विरोधियों का है, उतना ही उर्दू के लोगों का शायद उससे ज़्यादा ही होगा, ये बात निश्चित तौर पे ठीक है। लेकिन जहाँ तक ये चॉइस हिंदी और उर्दू की नहीं है, 20वीं सदी में राष्ट्रभाषा को लेकर के ये चॉइस हिंदी और हिंदुस्तानी के बीच तक सीमित है। और जहाँ पर ये जो दीपांकर का दूसरा सवाल है, क्या ये राष्ट्रभाषा के दो विचार हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये दो विचार जो हैं वो राष्ट्रभाषा के दो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हिंदी राष्ट्रभाषा के समर्थक हैं वो दरअसल जिस तरह का राष्ट्रवाद हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं वो एक्सक्लूजनरी राष्ट्रवाद है। जब वो अपनी शुरुआत करते हैं हिंदी से, उसकी एक स्क्रिप्ट से और उसकी एक खास तरह की भाषा से जिसमें उर्दू के शब्दों को बाहर निकाल दिया जाए, वो फिर 1930 के दशक में इस बात पर पहुंचते हैं कि सारे राष्ट्र की एक लिपि ही क्यों ना बना दी जाए। और फिर वो 1950 के दशक में एक ऐसी हिंदी बनाते हैं जो हिंदी वालों को भी समझ में नहीं आती। शायद मुझे भी उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, जबकि मैं मानता हूँ मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी रही है। इसका एक प्रमाण है कि मैंने एक बार यूपीएससी दिया था और मुझे 55% मार्क्स हिंदी में मिले, हिंदी साहित्य का पेपर लेने पर। तो जो कि माना जाता था कि टॉपर्स को मिलते थे। तो एक ये तो दरअसल वो बेसिकली ये जो हिंदी की ट्रेजेक्टरी है जो राजभाषा में कल्मिनेट होती, जो हिंदुस्तानी को इंक्लूसिव बनाने की प्रक्रिया है, वो लगातार साहित्य में भी सक्रिय है और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है। तो दरअसल मैं कहूँगा जो आज़ादी के बाद बॉलीवुड की भाषा हमको दिखाई पड़ती है वो हिंदी है, वो हिंदी नहीं है, वो बल्कि दरअसल हिंदुस्तानी है। उसको हिंदी कहना दरअसल जो है वो हिंदुस्तानी को 1947 में मार देना है, जिसके पार्टीशन के साथ मार देना है, क्योंकि रामचंद्र गुहा भी ऐसे लिखते हैं, द पार्टीशन किल्ड द केस ऑफ हिंदुस्तानी, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि गांधी 1947 में 1948 अपनी डेथ तक बराबर गांधी हिंदुस्तानी के समर्थन में बोल रहे हैं। वो कांग्रेस जब हिंदी को अपना रही है उसके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं लगातार हिंदी का। वो अगर कोई वो अगर पढ़ा जाए तो हमें दिखाई पड़ता है गांधी का बेस्ट फेज भाषा को लेकर के हमें दिखाई पड़ता है 40s में, जब 46, 47 में और 48 में गांधी लिख रहे हैं, तो वो हिंदी को सिर्फ नागरी हिंदी को संविधान सभा में अपनाने या यूपी असेंबली में अपनाने के कितना खिलाफ हैं ये पता चलता है। तो जो सामान्य भाषा, जो जन भाषा बन रही है 47 के बाद, जिसका विरोध नहीं है, वो दरअसल हिंदुस्तानी है।
और हिंदुस्तानी जो है वो वायबल भाषा हमेशा से रही है। और अगर हम हिंदुस्तानी को एक भाषा ना मान के एक विचार ही मानते हैं फिर से, और उस विचार में ये मानते हैं कि उसमें बहुत सारी परंपराएं फलने फूलने की का जिक्र है, या 1948 में खास तौर से गांधी एक बात और कहते हैं, गांधी जो है वो हिंदुस्तानी को दक्षिण भारतीय स्क्रिप्ट में लिखने को स्वीकार कर लेते हैं, जो प्रस्ताव नेहरू ने 1937 में दिया था। तो अपने आप में हिंदुस्तानी एक इंक्लूसिव भाषा बनने की कोशिश में है, और हिंदी जो है वो एक्सक्लूसिव भाषा बनने की कोशिश में है। इसलिए हिंदी जो है वो रुक गई और हिंदुस्तानी बढ़ती गई। उसके लिए स्कोप है, हिंदी के लिए स्कोप तब है जब वो हिंदुस्तानी बने। निश्चित रूप से उर्दू के लिए भी तभी स्कोप है जब वो हिंदुस्तानी बने। उर्दू को तभी जो है वो ज्यादा लोग पढ़ते हैं जब वो उर्दू की समस्या जो है वो लिपि की समस्या है, हिंदी की समस्या जो है वो वोकेबलरी की समस्या है। हिंदी उर्दू के शब्दों को निकाल करके कमजोर होती है, उर्दू नागरी स्क्रिप्ट को छोड़ करके कमजोर होती है। उर्दू हिंदुस्तानी अगर बन जाए तो उर्दू के लिए बहुत स्कोप है, और रेख्ता ने ऐसा करके दिखाया है कि जब रोमन स्क्रिप्ट में और नागरी स्क्रिप्ट में उर्दू को लिखा गया, तो निश्चित रूप से ये दो विचार हैं जो दो राष्ट्रवाद के विचारों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार है वो नेशनलिज्म का एक्सक्लूसिव विचार है। वो विचार जो है वो राष्ट्र को कुछ लोगों का राष्ट्र बनाने की सोच और विचार रखता है, वो समाहित करने की प्रक्रिया से दूर ले जाता है। और भारत में शायद ये, भारत जैसे बहुभाषी देश में ये शायद संभव नहीं है, इसलिए हिंदी का 1950 और 60 के दशकों में विरोध होता है। और जो हिंदुस्तानी का विचार है वो वायबल विचार है, वो जनभाषा की तरफ ले जाने का विचार है, जो बॉलीवुड में फलता फूलता और नई कहानी या दूसरे आंदोलनों में, प्रगतिशील आंदोलनों में और दूसरे में फलता फूलता हमको दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से दीपांकर के सवाल के जवाब में ये राष्ट्रवाद के दो विचारों से प्रभावित दो राष्ट्रभाषा आंदोलन है। यहाँ पे अपनी बात खत्म। मेरे ख्याल से विजय का सवाल है। विजय, आप अपने आप को अनम्यूट, हाँ आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो संजीव, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ विजय, विजय आप पूछिए। हाँ, मैं इलियास भाई का शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा टॉक दिया, और सलील सर का भी शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी के बारे में जो है बताया। इलियास जी को मैं अपने सीनियर रहे हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता था कि क्योंकि मैं एक और बात बता देता हूँ कि मेरा पीएचडी जो है दलितों के ऊपर है, और दलितों के कंटेक्स्ट में जो पढ़ते समय जो है मैं इंडेंचर लेबर के बारे में भी पढ़ता हूँ, और हिंदी जो लीडर है जो हिंदी का प्रसार कर रहे थे यूपी के अंदर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ के अंदर, तो मैं इनके अंदर जो है देखता हूँ कि ये लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे थे। और कुछ जगहों पे जो है मुझे ये भी देखने को मिलता है, जैसे खासकर कि इलाहाबाद और बनारस के कंटेक्स्ट में, कि वहाँ के जो लीडर है जो हिंदी को प्रचार कर रहे थे, वो इंडेंचर जो लेबर जो इंग्लिश कॉलोनीज में थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके अंदर जो है फैलाने के लिए जो है कोशिश कर रहे थे। तो इसके पर जो है मैं पूछना चाहता था कि इलियास जी का जो है क्या एक तो वो है, दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कमर्शलाइज्ड जो हिंदी जो प्रिंट में हम देखते हैं, वो हालांकि जो है वो और सिनी और कुछ और जो जैसे कि आलोक राय जी का नाम इन्होंने दिया, और कुछ और इतिहासकारों ने जो है इसके बारे में लिखा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कि मैं कल रात को ही जो है पढ़ रहा था, जब हम उर्दू के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं गेल मिनोट जो है वो बात करती है कि उर्दू जो है दिल्ली के अंदर जो है 1840 से ही जो है प्रिंट के माध्यम से आना शुरू हो जाती है, जिसमें एक दिल्ली कॉलेज का जो है बहुत बड़ा जो है रोल रहा था। तो मेरा मानना ये है कि कमर्शलाइज हिंदी, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कमर्शलाइज हिंदी प्रिंट क्या हम जो है 19वीं शताब्दी के मध्य से ही जो है इसका आरंभ हो गया था? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। जहाँ तक विजय के, इलियास सर एक सवाल चूंकि जुड़ रहा है, मेरे मन में भी एक सवाल है, वो मैं चूंकि जुड़ रहा है विजय के सवाल से तो मैं जोड़ देता हूँ उस सवाल को। दरअसल
फ्रांसिस्का ओस्नी ने जो 19th सेंचुरी के जो पॉपुलर कमर्शियल हिंदी प्रिंट कल्चर की एक कहानी बताई है, प्रिंट प्लेजर्स नाम से एक उन्होंने किताब लिखी है, और उसमें वो बताती हैं कि किस तरह से उस समय जो चमत्कारी साहित्य लिखा जा रहा था, जिसमें चंद्रकांता और इस तरह का जो साहित्य लिखा जा रहा था। हालांकि आपने कहा कि आप साहित्य के डोमेन पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल आया है तो मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, और बल्कि मिश्रा सर से भी ये सवाल है एक तरीके से। तो वो बताती हैं कि किस तरह से उस लिटरेचर में आपको हिंदी और उर्दू का उस तरह का एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं दिखता है, जो बाद में जाकर के आपको दिखाई देता है। तो इलियास भाई, क्या हम ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन कलेक्ट कर लें, या एक एक करके आप देना बेहतर समझेंगे? एक एक करके मेरे ख्याल से क्वेश्चन लेना ठीक है, क्वेश्चन काफी लंबे हैं, तो एक एक करके। हाँ ठीक है, एक एक करके भी ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, पिछला जवाब मेरा थोड़ा लंबा हो गया, कोशिश करूंगा कि संक्षेप में जवाब देने की कोशिश की जाए ताकि जल्दी बात खत्म हो सके। विजय ने जहाँ तक बात की है कि इंडेंजर्ड लेबर में हिंदी का प्रचार किया जा रहा था, निश्चित रूप से इस तरह के प्रचार संस्थाएं थी पूरे देश में फैली हुई जो इस तरह के प्रचार कर रही थी। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जिन लोगों में ये प्रचार किया जा रहा था, दरअसल भाषा उनकी बोलने की अलग थी, उनकी भाषा बोलने की हिंदी नहीं थी बल्कि भोजपुरी हुआ करती थी, और उनमें एक खास तरह की भाषा को प्रचारित किया जा रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, उसे बनारस और इलाहाबाद के लोग प्रमोट कर रहे थे, जो कि जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती, इलाहाबाद में तो नहीं, बनारस में भोजपुरी बोली जाती थी। तो इससे ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि दरअसल जो लोग इसको प्रचार कर रहे थे वो जनभाषा की अगर बात कर रहे होते तो अपने आसपास के लोगों को बोलने वाली भाषा को चुनते। उन्होंने उस भाषा को ना चुन करके एक ऐसी भाषा को चुना जिसको आसानी से विकसित किया जा सकता था। तो उन्होंने दिल्ली के आसपास की भाषा को चुना जो कुछ हद तक उर्दू से के करीब जाती थी, और इसमें वो आगे बढ़े। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि जो इस तरह के साहित्य लिखे जा रहे थे, निश्चित रूप से उनमें मैं फिर कहूँगा कि साहित्य में हमको अलग अलग प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। जहाँ एक तरफ हमको दिखाई पड़ेगा कि कोई धार्मिक साहित्य लिख रहा है, तो दूसरी तरफ हमें दिखाई पड़ेगा कि सेकुलर साहित्य भी लिखा जा रहा है बहुत स्तर पर। तो साहित्य में इस तरह की प्रवृत्तियों को दरअसल ढूंढना थोड़ा, मेरा मानना है कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि साहित्य में जब हम इस तरह की प्रवृत्तियां ढूंढते हैं तो हमें अपवाद निश्चित रूप से मिल जाते हैं, चाहे वो उर्दू का केस हो, उर्दू के पर्सनाइजेशन का केस हो, चाहे वो हिंदी के संस्कृताइजेशन का केस हो। हमें बहुत आराम से बहुत सारे अपवाद ऐसे मिल जाएंगे। हालांकि मुख्य प्रवृत्तियों को लेकर ये बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी चूंकि अपवाद हैं तो साहित्य में के माध्यम से कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना मुझे लगता है शायद थोड़ा मुश्किल काम होता है। और दूसरा, जो भाषा को लेकर के जो राजनीति और जो परिवर्तन हुए हैं, मेरा मानना है उनको लंबे ड्यूरे में देखना चाहिए। और जो साहित्यिक अध्ययन होते हैं जैसे फ्रांसिस्का ओर्सिनी का या और इस तरह के दूसरे अध्ययन जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की थ्योरी का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, और उसके माध्यम से कोई आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना चाहते हैं, वो दरअसल एक समय सीमा के बारे में ही एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे होते हैं। एक व्यापक ऐतिहासिक परिवर्तन और एक व्यापक ऐतिहासिक दिशा क्या रही है भाषा के आंदोलनों की और भाषाओं के मूवमेंट की, उसको शायद वो इग्नोर कर जाते हैं। अगला सवाल मेरे ख्याल से सलील सर शायद अभिनव के सवाल का कुछ जवाब देना चाहें। अच्छा, हाँ, दो बातें कहूँगा। पहला तो ये कि हाँ, काफ़ी 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में एक बहुत ही वाइब्रेंट तरह का लिटरेचर आता है, जो पॉलिटिकल लेवल पे और जो ऑफिशियल बैटल्स में हिंदी और उर्दू के बीच में जिस तरह की खाई या जिस तरह का सेपरेशन पैदा हो रहा था, वो काफ़ी हद तक उसको ब्रिज करता है। चंद्रकांता तो एक एग्जाम्पल है ही, वो नागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है देवकी नंदन खत्री का, और लेकिन उसकी भाषा जो है वो बहुत कुछ उसी वैसी ही बोलचाल वाली भाषा है जो कि उस समय लोगों की रही होगी। न सिर्फ चंद्रकांता बल्कि उससे ज़्यादा बड़ा एक रोल था पारसी थिएटर का, क्योंकि पारसी थिएटर एक ओरल ट्रेडिशन का है, तो पारसी थिएटर की जो लैंग्वेज है
वो उनके चाहे वो रिलीजियस थिएटर हो इंद्र सभा जैसे, चाहे वो सेक्युलर से मतलब नॉन रिलीजियस थीम पे थिएटर हो, लेकिन लैंग्वेज जो है वो उनकी काफ़ी कुछ वैसी रहती है पारसी थिएटर की, जैसी कि बाद में 40 और 45 47 के बाद में बॉम्बे सिनेमा की रही। तो जो बॉम्बे सिनेमा की भाषा इतनी सिंक्रेटिक हिंदुस्तानी टाइप की क्यों रह पाई, उसकी एक बैकग्राउंड ये भी है कि वो पारसी थिएटर की उसके पास काफ़ी बड़ी विरासत थी। पारसी थिएटर के बहुत सारे लोग वर्चुअली इनिशियली अगर आप पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी और तमाम लोग देखेंगे वो थिएटर से ही आए थे। तो जो नॉर्म्स बन गए थे थिएटर के, उसमें वही लैंग्वेज थी जो चंद्रकांता की भी है, और वो लैंग्वेज जो है जो पॉलिटिकल बैटल हिंदी उर्दू के बीच में है उनसे वो बिल्कुल अलग है, इसलिए कि वो नॉन पॉलिटिकल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है। इलियास, जो एक बात मैं और कहना चाहता था वो ये है, जो तुमने इलाहाबाद और जो भोजपुर और अवधी और बुंदेलखंड, मैथिली शरण बुंदेलखंड के थे, ये सारे लोग जो हैं ये सिर्फ दिल्ली या वेस्ट यूपी की भाषा को क्यों बढ़ा रहे हैं? एक ख़ास तरह की कॉन्सेंसस है, और वो कॉन्सेंसस ये है कि हमें प्रोज और पोइट्री की दो अलग अलग स्ट्रीम्स नहीं चलानी है। इसलिए कि पोइट्री की स्ट्रीम तो अवधी की बहुत बड़ी रिच ट्रेडिशन है, ब्रज की तो बहुत ही रिच ट्रेडिशन है, और भी उसमें है, और खड़ी बोली की जो ट्रेडिशन है वो मेनली प्रोज की है, इसलिए कि वो बहुत बाद में शुरू होती है, वो 19वीं सदी में शुरू होती है। तो एक लगातार बहस ये चलती है कि अगर भाषा को ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा बेहतर करना है तो ये पैरेलल ट्रेडिशंस ठीक नहीं रहेंगी। तो कंसेंसस ये है कि हमें एक कॉम्पोजिट लैंग्वेज बनानी होगी, बोथ ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। और उसमें जो कंसेंसस बनती है वो ये बनती है कि वो लैंग्वेज जो है जो आगे हमें बढ़ानी है वो प्रोज की लैंग्वेज होनी चाहिए। और खड़ी बोली के फेवर में जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है, एक तो ये आर्ग्यूमेंट है कि वो कई अलग अक्रॉस दीज रीजन्स स्प्रेड कर चुकी है। वो माइग्रेशन जिस तरह के 17वीं 18वीं सदी में होते हैं, तो खड़ी बोली बोलने वाले तमाम शहरों में, बिहार के शहरों में और बनारस और इलाहाबाद और लखनऊ और पटना में चले जाते हैं। तो एक शहरों की तो बनी जाती है, और कटिंग अक्रॉस, चूंकि नेशनलिज्म का भी आइडिया है, तो आपको भोजपुर रीजन को ट्रांसेंड करना है, मिथिला के रीजन को ट्रांसेंड करना है, अवधि के रीजन को ट्रांस करना है, ब्रज के रीजन को ट्रांसेंड करना है। और उनको ट्रांसेंड करने का मीडियम कौन सी होगी? वो भाषा जो प्रोज की है और जो तमाम इस रीजन के, नॉर्थ इंडिया के रीजन्स के शहरों में पहुंच चुकी है। तो एक वो खास तरह का कॉन्सेंसस है जिसको कि वसुधा डालमिया एक अलग ट्विस्ट देती हैं। वो थोड़ा सा उनको लगता है कि एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है कि एक भाषाओं को दबा दिया गया, भोजपुरी को दबा दिया गया, अवधी को दबा दिया गया। वो हिंदी वाले लोग उसको दबाने के सेंस में नहीं देखते हैं, वो कह रहे हैं कि एक मिशन है, एक प्रोजेक्ट है कि कॉम्पोजिट बनाना है लैंग्वेज, और कॉम्पोजिट लैंग्वेज बनाना है तो वो प्रोज वाली लैंग्वेज होगी। प्रोज वाली लैंग्वेज कौन सी है? वही खड़ी बोली हिंदी, जो कि तमाम रीजन्स में पहुंच चुकी है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके तहत अवध रीजन के लोग, इलाहाबाद के लोग, बनारस के लोग, मिथिला के लोग, मैथिली शरण बुंदेलखंड के थे, बुंदेली, वो सब जो है वो कॉन्शियसली खड़ी बोली में अपना साहित्य, चाहे प्रोज चाहे वो पोएट्री जो है वो 20वीं सदी में लिखते हैं। तो वो उसका जो तुमने कहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे और तो मेरे लिए कोई सवाल नहीं है। अगला सवाल मिथल से विजय के सवाल का अगर जवाब मिल गया आपको तो हम अगले सवाल की बढ़े। ख्वाजा दानिश जी हैं, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं शायद। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आवाज नहीं आ रही है। नहीं आवाज नहीं आ पा रही है। तो कहिए लिख दें वो अपना सवाल, एक चैट बॉक्स में अपना सवाल डाल दें। चैट बॉक्स में लिख दें। डाला भी है, डाला है। सवाल हाँ शायद लंबा सवाल है कि मैं उसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पढ़ दूं क्या अभिनव? हाँ पढ़ दीजिए। हाँ आप पढ़ दें। इनका सवाल है कि वेयर डज पाश्तो स्पोकन इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस figure in the debate as it happened to be part of Akhand Bharat and British India and is also technically close to Hindi? This is his question. पश्तो, yeah, पश्तो। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से हिंदी के करीब नहीं है। हाँ
हाँ, ये एक ऐसा और वो सेशन है जिसमें हाँ उर्दू के ज्यादा करीब हो ज़्यादा सकती करीब। है। मेरे ख्याल से अपने आप में ऐसा सवाल है जिसमें कई assumptions ऐसे हैं जिसको बैकअप की जरूरत होगी, या जिसको मतलब जो जो पूछने वाला है वो ज्यादा बेहतर समझा पाए हमें। तो अगर हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करें फाजिला से तो जरूर समझने की कोशिश करें, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और सवाल है संजीव तो हम वो ले लें अभी। एक सवाल है, इनका नाम तो नहीं पता, WG के नाम से है, लेकिन ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये कुछ सजेशन दे रहे हैं कि हिंदी को और कैसे इम्प्रूव किया जा सके। तो मुझे लगता है इसको हम स्किप कर सकते हैं। और एक मेरा सवाल है, अगर अलाउड हो फ्रॉम हाँ एकदम एकदम, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ करते हैं। तो मेरा सवाल थोड़ा सा इससे है कि जो बातें चल रही थी, मैं थोड़ा सा इसको हिस्ट्री से लेते हुए देखना चाह रहा हूँ कि 19th सेंचुरी के एंड के पीरियड में ये सवाल शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा सुगबुगाहट होती है। और वो जैसा सलील सर बता रहे थे कि वो स्क्रिप्ट के ऊपर सवाल, नागरिक प्रचारणी सभा बनती है। उसी समय कुछ और भी डेवलपमेंट हो रहे थे। और आज 1990s में जिस तरह से कास्ट सेना बनी है, उस तरह से वहां पे भी एक कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बने थे। और उनका एक बड़ा वो रहता था कि उनका मोटिव ये था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती थी उसमें वो भागीदारी के लिए वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। जैसे भूमियार सभा, वो ब्राह्मण इसलिए चाहते थे स्टेटस, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनको नौकरी मिले, और ब्रिटिश प्रिफर करते थे ब्राह्मण को, तो वो ब्राह्मण अपना स्टेटस मांगते थे। इस तरह की चीजें वो उस समय चल रही थी। मेरा एक जो सवाल इस पे बनता है कि इसका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि हिंदी को कहीं ना कहीं शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे एक लोअर कोर्ट में उन जगहों पे स्पेस मिलनी शुरू हो गई थी बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो एक इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है कि एक नेशनल मूवमेंट में भी उस दौरान 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स तक लीडरशिप में चेंज आता है। और वो लीडरशिप जो अर्ली 20th सेंचुरी में आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो रूरल बैकग्राउंड से या छोटे टाउन से, छोटे शहरों से एक शिफ्ट होता है और हिंदी बेल्ट से ज्यादा आने शुरू होते हैं। तो क्या ये हिंदी को लेकर के जो चीजें चल रही है, जो सुगबुगाहट हुई, वो इसका रिफ्लेक्शन है? और 1920 के दशक के बाद से जब गांधी आते हैं, उसके बाद फिर ये हिंदी की सुगबुगाहट और हिंदुस्तानी की सुगबुगाहट होती है। और 1920 का ही वो दशक है जब कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने आकर के इंडियन क्लास मूवमेंट को इंडियन मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया। और वो मास मूवमेंट कहीं ना कहीं मास का जो लैंग्वेज था वो हिंदुस्तानी था, न कि हिंदी था। तो ये जो सवाल इसी से मेरा जुड़ा हुआ है कि ये जो प्रोसेस, जिस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट का नेचर चेंज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भाषा के सवाल पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक ये, और उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कहीं ना कहीं ये सबॉल्टर्नाइजेशन, फर्दर सबॉल्टर्नाइजेशन भाषा के सवाल के थ्रू तो नहीं हो रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है स्क्रिप्ट, जो कैथी है। कैथी गांव में बहुत नीचे के लेवल पे बहुत लोग उसका इस्तेमाल करते थे। और मैं जब था, मेरे दादाजी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनके पास पड़ा हुआ है, कैथी में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या लगता है कि वो सबऑल्टर्नाइजेशन का जो प्रोसेस था, ये कैथी को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करना? ये दो जुड़े हुए मेरे सवाल थे। ये सवाल मुझसे है या सलील सर से है? आप, इसलिए मैंने वो बॉक्स में लिख दिया था, आप दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि सलील सर इस पे व्यापक जवाब दे पाएंगे। दरअसल इसमें जो ये है कि गांधी के आने के बाद जब ये मास मूवमेंट बनता है, तो क्या जनभाषा की तरफ जाने की कोशिश है? निश्चित रूप से गांधी तक आते आते ये बन गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे सबको जो है वो समाहित करना है। और गांधी उस विचार के साथ ही इसको, क्योंकि गांधी दो बातें, केवल हिंदी उर्दू को साथ लाने की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो कह रहे हैं इसे जो है गांव की भाषा, गांव में समझ में आने वाले लोगों की भाषा बनना चाहिए। गांधी को लेकर के जो है ये भी विचार हो सकता है कि गांधी 20 साल हिंदी साहित्य सम्मेलन में रहे,
और जो बात रह गई मेरे लेक्चर में कि हिंदी वाले अक्सर गांधी को जो अपने समर्थन में प्रस्तुत करते हैं कि वो हिंदी के समर्थक हैं या उन्होंने हिंदी का प्रचार किया, तो दरअसल वो दरअसल एक स्ट्रेटजी के तहत करते हैं जिसकी शुरुआत जो है संविधान सभा में सेठ गोविंद दास ने की थी, पहली बार गांधी को हिंदी का समर्थक बता के, क्योंकि उससे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन और गांधी का कन्फ्लिक्ट हो चुका है, दोनों अलग अलग रास्ते पर जा चुके हैं। और उसके बाद तो ये गांधी को दरअसल अप्रोप्रिएट करने की पॉलिटिक्स है, स्ट्रेटजी है हिंदी ऑथर्स की, जिसको जो है सलील सर ने भी हाईलाइट किया कि जब अपने दूसरे लेक्चर में भी वो कहते हैं 3 गुजरात के लोगों ने हिंदी की प्रगति में बहुत अहम भूमिका निभाई, एक जो है दयानंद सरस्वती, एक महात्मा गांधी और के मुंशी निश्चित रूप से संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, दयानंद सरस्वती निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन गांधी जी नहीं निभा रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर गांधी जी जो है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता क्यों ले लेते हैं, और ये आरोप उनपे उर्दू वालों ने लगाया कि आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन की तो अध्यक्षता ले ली, आप अंजुमन तरक्की उर्दू में आपने सदस्यता नहीं ली, आप उसमें नहीं आए, आप उनके मंचों पे जाते हैं, आप हिंदी का प्रचार करते हैं, आप उर्दू का सपोर्ट नहीं करते। तो दरअसल इस सवाल का जवाब जो है वो गांधी की राजनीति में छिपा हुआ है। गांधी जब भारत में आते हैं तो कुछ चीजें पहले ही इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि गांधी उसको शायद नजरअंदाज नहीं कर सकते, और गांधी उसको क्या करते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं, अपने आंदोलन में एसिमिलेट कर लेते हैं। तो हिंदी का आंदोलन दरअसल गांधी के आने से पहले इतना बड़ा हो चुका है, इतना जन समर्थन उसको है, इतने लोग उसके समर्थक में हैं कि एकदम से उसके विरोध में खड़े हो जाना और जो है दूसरी बातें उसके खिलाफ बोलने लगना शायद गांधी के लिए मुश्किल था। इसलिए गांधी ने उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की है, और जब वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच पर गए हैं तो उन्होंने वो बातें नहीं कही जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषणों में हुआ करती थी, उन्होंने अपनी बात कही है। और जब वो हिंदी साहित्य सम्मेलन में पहली बार गए हैं, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं को चिट्ठियां लिखी और कहा क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, जिसमें तिलक भी हैं, और उनका जवाब आया है। वो जवाब बड़े इंटरेस्टिंग है। तिलक अपने जवाब में कहते हैं कि अभी ऐसा नहीं कर सकते, और वो कहते हैं हिंदी इस लायक नहीं बनी। ये 1917 की बात है, जबकि तिलक को भी ऐसे ही हिंदी वालों ने अप्रोप्रिएट किया हुआ है, और वो कहते हैं कि तिलक हिंदी के बड़े समर्थक थे। उन्होंने सबसे पहले जो है हिंदी ये नागरिक प्रचारणी सभा में आकर के कहा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। दरअसल बहुत सारे सिलेक्टिव रीडिंग्स हैं जिसको इन डेप्थ स्टडीज में जा करके हमें देखना चाहिए। तो जो मेरे ख्याल से जो संजीव की बात है उसको मैं दूसरे डायरेक्शन में ले गया हूँ। सलील सर संजीव की बात का ज्यादा जवाब देंगे कि ये सबल्टनाइजेशन है कि नहीं। दरअसल सबल्टनाइजेशन की कोशिश हो सकती है, लेकिन वो कुछ हद तक सफल नहीं हो पा रहा है, जहां तक मेरा मानना है। मैं भी पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि गांधी जो हैं बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को इनहेरिट करते हैं, वो उनके सामने एक गिवन समस्या। तो जो हिंदी उर्दू डिवाइड है, हिंदी मूवमेंट, लैंग्वेज को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जब तक गांधी राजनीति में आते हैं तब तक काफ़ी मुखर, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो फिर गांधी के सामने सवाल ये होता है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। तो वो लगातार एक तरह का टाइट रोप वॉक जो है वो गांधी के लिए रहता है। लेकिन लार्जर अगले सवाल पे, दरअसल नेशनल मूवमेंट की जो ट्रैजेक्टरी है उसमें यूपी बहुत देर से आता है। जो स्वदेशी मूवमेंट है जिसमें कि नेशनल मूवमेंट पहली बार लोगों तक जाता है, तो वो महाराष्ट्र, वो बंगाल, वो पंजाब में ज़्यादा जाता है, यूपी में बाद में गया है। लेकिन निश्चित रूप से जो भी कोई भी नेशनल मूवमेंट, कोई भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट जब जनता तक पहुंचता है तो वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हर चीज़ में, उसके एजेंडा में, उसके प्रोग्राम में, उसकी लैंग्वेज प्रायोरिटीज़ में, लैंग्वेज पॉलिसी में उसको रिफ्लेक्ट होना होता है। तो निश्चित रूप से जो नेशनल मूवमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसमें ये तय बात थी कि किसी तरह से जो लोगों की भाषा है वो आएगी, और इसीलिए गांधी 1917-18 में वो तिलक को चिट्ठी लिखते हैं, टैगोर को भी चिट्ठी लिखते हैं, और टैगोर का भी जवाब जो है वो बिल्कुल वही है जो तिलक का जवाब था भाषा के मसले पे। लेकिन ये माना सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आपने इस ब्रिटिश यूरोपियन आइडिया को मान लिया कि एक भाषा होनी चाहिए, तो वो कौन सी भाषा होगी।
तब उसमें ये होता है कि फिर वो भाषा जो है, मिडलैंड जो है ट्रेडिशनली बड़ा एरिया रहा है, कॉन्टिन्यूस टू एंड फ्रो लोगों का रहा है, और यहाँ पर एक खास तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो पहले से कुछ इस्टेब्लिश था। तो लग रहा था कि ये जो रीजन है मिडलैंड जिसको आज हम कहते हैं, जो पंजाब के नीचे ईस्ट में इलाहाबाद तक और नीचे, और ये मध्य प्रदेश में नर्मदा तक, ये काफ़ी बड़ा रीजन है और यहाँ पर एक ख़ास तरह का कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूम है। ये तो नहीं कह सकते ये बात तो कि 18वीं सदी में पहले कोई एक भाषा थी, लेकिन एक ख़ास तरह का एमैल्गम और कॉन्टिन्यूम था कम्युनिकेशन का, जिसको कि लोग समझ पा रहे थे। तो ये भी एक कॉन्सेंसस बन रही थी कि एक तो कॉन्सेंसस ये बन रही थी कि एक भाषा होनी चाहिए, दूसरी कॉन्सेंसस ये बन रही थी कि वो नॉर्थ की मिडलैंड की ही कोई भाषा होगी। तो उसमें फिर जो है हिंदी एक बहुत बड़े कैंडिडेट के रूप में उभर के आती है। अब वो हिंदी हिंदुस्तानी डाइकॉटमी जो है वो मुझे लगता है वो डिस्कर्सिव लेवल पे ज़्यादा है, कॉमन लेवल पे इतना आसान उसको सेपरेट कर देना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। इलियास, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कि जो छायावाद है उसकी भाषा तो हिंदी है और नई कहानी है उसकी भाषा हिंदुस्तानी है। ये कैटेगरीज हमारे दिमाग की ज़्यादा हैं। कॉमन लिव्ड लेवल पे, स्पोकन लेवल पे काफ़ी इंटैंगल्ड रियलिटीज़ हैं, और लिव्ड लेवल पे जिस तरह से हिंदी उर्दू को भी सेपरेट करना मुश्किल होगा, वो हिंदी हिंदुस्तानी को भी सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि ये डिस्कर्सिव डिस्कशन के लेवल पे हम सेपरेट कर सकते हैं, लिव्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वो है। उसको नाम क्या देंगे, वो कभी हिंदी नाम दिया गया इसलिए कि हिंदी का वो जो हिंद के साथ जुड़ा हुआ है तो एक लार्जर कॉनोटेशन है, कभी उसको हिंदुस्तानी का नाम दिया गया और भी दिए गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से मैं बेसिक पॉइंट मानता हूं कि जो पॉपुलराइजेशन नेशनल मूवमेंट का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये बात तो तय है कि भाषाई जो डायमेंशन है वो बदलेगा और उसी दिशा में बदलेगा जिस दिशा में गांधी या नेशनल मूवमेंट के नेता लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिलेमा था, जो एक अनरिजॉल्व्ड डिलेमा कहिए, इनहेरिटेड डिलेमा कहिए, जो 19th सेंचुरी से इनहेरिट किया गया, उसको रिजॉल्व कर पाना बहुत आसान नहीं था। ना तो स्क्रिप्ट के लेवल पे आसान था, ना भाषा के लेवल पे आसान था। अगर आपको यूनाइट करना ही है, अगर आप कैथी स्क्रिप्ट को लेंगे तो फिर नागरी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अरबिक स्क्रिप्ट को लेंगे तब बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। तो अगर स्क्रिप्ट एक लेनी है तो ये तो तय बात है कि जैसे वो नेचुरल, जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन होता है या हमारी सोशल लाइफ में सोशल सिलेक्शन होता है, समथिंग हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। अब उसमें क्या सेलेक्ट होता है, क्या एलिमिनेट होता है, और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उसके पीछे क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। उसका सवाल आसान नहीं है, लेकिन एक इवेंचुअल सिलेक्शन होगा जिसमें कि एलिमिनेशन भी होगा, अप्रोप्रिएशन होगा, डिफरेंशिएशन भी होगा, एसिमिलेशन भी होगा। और हिंदी जो डेवलप हो रही है वो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस हैं एसिमिलेशन के, डिफरेंशिएशन के। एसिमिलेशन में ब्रज, अवधी, सब जो गांव की डायलेक्ट्स हैं, रूरल सिस्टम्स, वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन उर्दू के साथ में हो रहा है, और तो एसिमिलेशन, डिफरेंशिएशन हो रहा है, और दूसरी तरफ एक सिलेक्शन भी हो रहा है, सोशल सिलेक्शन हो रहा है, कुछ एलिमिनेट भी हो रहा है। तो कैथी स्क्रिप्ट एलिमिनेट हो रही है, महाजनी स्क्रिप्ट एलिमिनेट हो रही है, नागरी स्क्रिप्ट जो है वो आगे बढ़ के आ रही है। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से आइडियाज़ हैं, वो कौन सी पॉलिटिक्स है, वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके तहत हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या एलिमिनेट हो रहा है और क्या सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन सिलेक्शन एलिमिनेशन हो रहा है, ये होना ही है, ये मॉडर्निटी के प्रोसेस का एक हिस्सा है। थैंक यू। ने थोड़ा सा सवाल को क्लियर किया है, तो अगर वो सवाल हम लोग ले सकें तो उसको ले लेते हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय तो अच्छा खासा हो चुका है, 1 बजे ही हमें खत्म करना था। हाँ, ये आखिरी सवाल ये इनका ले लेते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। WG नाम से हैं, आपका नाम पूरा मुझे नहीं पता। शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हेलो हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है डॉक्टर इलियास साहब से। सर आपने सारी डिबेट्स डिस्कस की, पर आपने ये नहीं बताया सर कि पश्तो कहाँ इस डिबेट में फिक्स होती है। बिकॉज पश्तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें सेंट्रल एशिया से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, जो जहाँ के फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि कांग्रेस के बहुत करीबी थे, उनसे जोड़ती है।
तो ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए एक बहुत अच्छी मतलब एक पॉलिसी मेकिंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी अगर आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें। मेरे ख्याल से इसी से जुड़ा हुआ शायद एक ओजित है, वो भी डाइवर्सिटी के ऊपर बात करना चाहिए। मेरे ख्याल से ओजित सर, क्या 2 क्वेश्चन को एक साथ ले लें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओजित, आप सवाल पूछ सकते हैं। Thank you so much, Sanjeev. I really do not know whether my questions will dilute all the discourse, because I basically come from a non-historical background, and my question, I absolutely do not know whether it will dilute the things, and I will not be able to give any kind of inputs because I'm so naive to it. My only thing is, a person coming from the northeastern region, and this particular dialogue of one particular language becoming a national language and others is giving me this personal ethical dilemma that when we talk about the language, it is also about the culture, it's about the perspective, about the life experiences. So sometimes it makes me feel fear that domination of one particular or the supremacy of one particular language, if the speakers do not speak the language and do not are silent to the ideas of the ethnic groups and others, I think it's a matter of fear for many of the uh, communities and many of the. So I think whenever we talk about the language, it's good that we are talking in terms of the history and how Hindi becomes such an important language to unite and all. But right now, at this particular moment, I think that we need to talk about multilingual. We need to talk about the Hindi that can also speak the language of, and speak here, I mean the ideas and assimilate the ideas of the others who speak other languages, because our linguistic diversity is very much closely associated with the water, the air, the insect, the crocodiles that we have in our surrounding. So one particular language become the dominant is going to, and if you allow me just 1 second, when I was in the 6th standard in the All India radio station in Imphal, we were invited by a music teacher to learn the music called Sare Jahan Sa Hindustan Hamara. So some students were called and we were told to learn. I never thought that how beautiful that particular language is. It's only when that particular language, that song was translated into English and somebody told me, then I started realizing that such a wonderful, and I am doing my research and I'm teaching zoology in the particular college in Delhi University, but now I realize that Iqbal has known our diversity much more than many of us. And he's talking about not only Alps, he's talking about the Himalaya. You have an Alps. I think this particular language, this particular song is telling the foreigners that you have only one mountains which you claim to be very tall, but we have not only one fix, we have series of Himalaya. And I think he's talking about you have only one Thames River, which the English consider to be very, very good and very beautiful, but we have thousands of rivers that come from the melting of the Himalaya. So that's the language which have brought me to connect to Iqbal and triangulate. But talking only about Hindi or Tamil or whatever it is, becoming the language, what fills fear me is, are we, especially the person who know this language and who speak this language, have ever started listening and started talking the language of the others, which we have not done yet. So that's my dilemma, and I absolutely have no means to share any new scholarship to the kind of discussion that we have been listening. It's a wonderful, and just a personal, I do not know whether this is a question or this is a comment or suggestion. And I really do not know where to put this particular question also. And I absolutely am lost whether I'm asking a genuine or understandable questions or not. So thank you so much. That's my, yeah. This is very interesting to hear, Ujit. Actually, my research emerged from that understanding that in India, imposition or dominance of one language could peril Indian unity. That's why when I go through in the past literature, I saw there was two tendencies. One was for exclusive national language, one was for inclusive national language.
ये अब मैं हिंदी में फिर से बोलना शुरू करूंगा, क्योंकि दानिश का सवाल भी इसी से जुड़ जाता है कि पश्तो का इसमें कहाँ जगह है, या उचित जब कहते हैं कि भाषा जो है वो संस्कृति से जुड़ी होती है और नॉर्थ ईस्ट के लोग तो जो है उस भाषा से कैसे या उसकी संस्कृति से कैसे जुड़ पाएंगे अगर वो इंक्लूसिव नहीं होगी। तो फिर हम उसी सवाल पे आ जाते हैं। दो बातें यहाँ पर कहनी चाहिए। एक जो राष्ट्रवाद था उसमें ये बहुत स्ट्रांगली, जिसकी तरफ सलील सर ने भी इशारा किया, कि इस पर उस टाइम में 1950s तक इस पर सोचा नहीं गया कि भारत में क्या हम इसके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रभाषा नहीं हो या एक कामकाज की भाषा नहीं हो, क्या इसके बिना भी नेशनल यूनिटी हो सकती है। इस पर ज़्यादा विचार शायद आज़ादी से पहले नहीं किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद का एक्सपीरियंस दिखाता है इस पर खूब अच्छे से विचार किया गया। और चूंकि 1950s में लैंग्वेज को लेकर के खूब स्ट्रगल हुई, तो इसलिए भी ये विचार सामने आ गया कि दरअसल इंडिया को अगर एज ए नेशन सर्वाइव करना है तो एक नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करने से उसको फायदा नहीं है। लेकिन जहाँ तक कॉलोनियल पीरियड की बात है, ये समझदारी शायद उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी कुछ समझदारियां थी। जैसे ये समझदारी नहीं थी कि जब एक राष्ट्रभाषा होगी तो दूसरी भाषाओं को एकदम हटा दिया जाएगा। कम से कम गांधी और नेहरू या इस तरह के दूसरे राष्ट्रवादी लोगों में ये एकदम नहीं था, और ये था कि दूसरी भाषाओं को साथ साथ प्रमोट किया जाएगा। तो इसलिए गांधी साइमल्टेनियसली 1917 या शायद 18 के आसपास जो है वो भाषाई आधार पर कांग्रेस की कमेटियों का गठन करते हैं। और आंध्र प्रदेश जब बना भी नहीं है तो जो है आंध्र पीसीसी बन जाती है, जो कि तो इस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं को भी एकोमोडेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। दरअसल जो एक राष्ट्रभाषा को प्रमोट करने की बात है वो इसलिए नहीं है कि जो है वो एक राष्ट्रभाषा थोपनी है या उसका डोमिनेंस बनाना है। कुछ हद तक ये बात हिंदी के आंदोलन में तो दिखाई पड़ती है, लेकिन गांधी और उसमें नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको एसिमिलेटिव किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इसको इंक्लूसिव किया जाए। हालांकि निश्चित रूप से ऐसे इंक्लूजन्स की अपनी सीमाएं हैं, जिसकी तरफ सलील सर ने भी इशारा किया कि एक्सक्लूजन इनएविटेबल है। दरअसल आजकल यही बात पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स भी लिख रहे हैं कि नेशनलिज्म is always nationalism is a idea which always exclude people. This has been written. So लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यह है कि भारत में जिस राष्ट्रवाद को विकसित करने की बात कोशिश की जा रही है गांधी के माध्यम से या उसके बाद नेहरू के माध्यम से या इस लीडरशिप के एक नेशनल मूवमेंट की लीडरशिप के माध्यम से, वो कोशिश करता है कि इस तरह के एक्सक्लूजन्स को मिनिमाइज किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन्स किए जा सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक्सक्लूजन्स किए जाएंगे तो बिलोंगिंग का सवाल सामने आएगा और फिर नेशनल मूवमेंट कमज़ोर होगा और नेशन भी कमज़ोर होगा। तो इसलिए जो हिंदुस्तानी का आइडिया है वो अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया है। वो दोनों ही अर्थों में, चाहे वो दो स्क्रिप्ट को यूज करने की बात हो, चाहे वो बाद में 1948 तक गांधी आकर के सदर्न स्क्रिप्ट की भी बात करने लगते हैं कि उसको भी कर लेना चाहिए। अगर वो आइडिया आगे बढ़ता, जो बढ़ा नहीं, अगर उस लाइन पर काम होता तो हो सकता है उसको और इंक्लूसिव बनाया जा सकता था। और जैसा कि नेहरू कहते हैं कि ये तब भी शायद संभव नहीं था कि केवल हिंदुस्तानी या हिंदी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता, कुछ दूसरी भाषाओं को साथ में स्पेस देना एकदम जरूरी रहता, और वो जरूरत जो है वो हमेशा रहेगी। तो इसलिए जो राष्ट्रभाषा को प्रमोट करने की बात है वो केवल तभी सफल हो सकती थी जब वो इंक्लूसिव रहे और जब वो दूसरे भाषाओं को स्पेस देती रहे, जो हिंदी के आंदोलन में अक्सर दिखाई नहीं पड़ता है। 1950s में आकर के तो हिंदी के लोग जबानी कह रहे हैं कि दूसरी भाषाओं के लिए स्पेस है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है तो वो एक हिंदी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहते हैं, इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर देना चाहते हैं, जिसको लेकर के ज्यादा विरोध हुआ। विरोध इस पर नहीं था कि कैसे हिंदी को इम्प्लीमेंट किया जाए 1950s में, हिंदी को ही क्यों इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर विरोध होने लगता है, क्योंकि हिंदी के लोग इसको जल्दबाजी में कर देना चाहते हैं और एकोमोडेशन और इंक्लूजन के लिए स्पेस नहीं देना चाहते और एक तरह का डोमिनेंस ही क्रिएट करना, डोमिनेंस और हेजीमनी क्रिएट करना चाहते हैं।
इसलिए उसका उसका विरोध जो है वो बढ़ जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें सीट फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक मैं थेमेटिकली